तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, जिसमें पूछा है कि पेबल हैज एन एवरेज डायमीटर। तो आपको डायमीटर ऑलरेडी दे दिया है 8 mm के अंदर, एंड इट्स 5 वैल्यू ऑन द वुडन वेंटवर्थ स्केल आपको निकालना है। ठीक है, एक तरह से कितना है। तो पहले भी जाम के अंदर भी आए हैं, ठीक है, सीवीटी के अंदर भी और गेट के अंदर प्रीवियसली भी बहुत बार बिल्कुल जो सेम क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जब भी आपको मिलीमीटर टू फाई के अंदर कन्वर्ट करना हो एक तरह से, सो फॉर्मूला याद रखना है, फाई इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 2 और आपका डी इज द डायमीटर ऑफ द गिवन ग्रेन। ओके, यहां पे हमारे पास डी जो है वो 8 mm दिया गया है, फाई इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 2 और आपका 8। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है प्रॉपरली बिल्कुल जो यूज कर रहे हो, तो जस्ट माइनस लॉग टू द बेस और 8 टाइप कीजिए, आपको डायरेक्टली बिल्कुल जो है आंसर आ जाएगा। समटाइम्स हो सकता है कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, आप आपके मोबाइल के अंदर यूज करें। मोबाइल के अंदर का कैलकुलेटर वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मॉडल टू मॉडल भी समटाइम्स चेंज दूसरा होता है। लॉक का ऑप्शन होता है साइंटिफिक एक तरह से बिल्कुल जो ऑप्शंस के अंदर बेस का नहीं होता है, कुछ मॉडल के अंदर है कुछ के अंदर नहीं है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली माइनस लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 कर दीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली बिल्कुल जो है आपके पास बेस का ऑप्शन साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर होता ही है। ओके, सो ये है आपका -3। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर पूछा है कि कॉर्ड्स की वेन है ग्रेनिटिक आउटक्रॉप के अंदर, जिसकी इनिशियल लेंथ जो थी, पहले जो लेंथ थी वो थी 20 सेंटीमीटर। इफ द अंडरगोज यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग, तो अगर मान लो कि इसके अंदर अगर स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, रिजल्ट इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, जहां पर कुछ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बिल्कुल जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि ई अप्लाई हो रहा है। ओके, और इनिशियल, इनिशियल यानी कि ओरिजिनल बोलिए, ठीक है, इधर वी कैन से इनिशियल और ओरिजिनल लेंथ L0 was 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरह से स्ट्रेचिंग हुई है उस कॉर्ड्स वेन की बिल्कुल। देन द लेंथ ऑफ द वेन पोस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि आफ्टर फाइनल लेंथ क्या होगी, फाइनल लेंथ क्या होगी। तो इसको बिल्कुल जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन आप बता सकते हो बिल्कुल। ठीक है, सो इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेन वी कैन से बिल्कुल जो है, जो भी हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन्स इक्वल्स टू आपके पास फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय आपके पास बिल्कुल जो ओरिजिनल बोलिए इनिशियल लेंथ बोलिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज है ऑलरेडी 0.45, फाइनल लेंथ कितना होगा इस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के अंदर वही निकालना है। ओरिजिनल लेंथ आपके पास पहले से ही है, ठीक है, एक तरह से। सो ठीक है, अब आपको बिल्कुल जो है एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि भाई L0 मान लीजिए कि मल्टीपल स्टेप से बिल्कुल हम अलग अलग तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं दोनों वे से बताता हूं एंड दोनों फॉर्मूला से, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब ऐसे कंडीशन में इधर डायरेक्ट कैंसिल आउट कीजिए, नहीं आता तो दोनों साइड में मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है 20 कर दीजिए। सो इट्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 इक्वल्स टू L माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गए, फिर से कैंसिल आउट। तो जो आपको इजी लगता है हमेशा वो स्टेप कीजिए। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, ये आ जाएगा लगभग आपका बिल्कुल जो है 9, और ये L माइनस 20। ठीक है, ये 20 का यहां पर माइनस है, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बन गया आपका 29। तो जो स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ हुई ना वो 29 सेंटीमीटर थी। ये एक फॉर्मूला हुआ। अब जैसे मैंने कहा है कि एक के ऊपर डिपेंड मत रहो, एक इससे इजी वाला स्टेप्स भी बता देता हूं, सिंपल मेथड समझ लीजिए। ये फॉर्मूला मत यूज करना अगर सिंपल चाहिए तो, ठीक है, एक तरह से। सो आपके पास जो भी फाइनल लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस बिल्कुल जो है आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। फाइनल लेंथ नहीं पता, ओरिजिनल लेंथ पता है, और आपका जो भी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो भी पता है। ठीक है, एक तरह से। सो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.45 बिल्कुल जो है यह बन जाएगा आपका 1.45। 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.45 कीजिए, आपका आंसर 29 ही आएगा।
ठीक है, तो देखो ये स्टेप, ये फॉर्मूला यूज करके ये स्टेप यूज करो या ये स्टेप यूज करो, आपका आंसर वही आने वाला है। आपको 20 यहाँ पे लेना है या डायरेक्टली कैंसिल आउट करना है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तक चीजें पूछते हैं कि स्टेप्स क्या यूज करनी है, कहाँ पे लिखे है। तो देखो मैथमेटिक्स के अंदर बिल्कुल जो है आपको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस टाइम टू टाइम करने होते हैं। ओके, इसका कोई एक वे या एक तरीका नहीं होता है, एक से ज्यादा मल्टीपल आपको फॉर्मूले मिलते हैं जो कि ऑब्वियसली अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर होते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी जो अर्थ के शेप के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो देखा था। ओके, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर पूछा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द स्केल डाउन मॉडल ऑफ द अर्थ इज 45 सेंटीमीटर, देन द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर द 1 सेंटीमीटर ऑन द मॉडल इज राउंड अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो आपके पास दो चीजों का रेफरेंस दिया है, एक, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल जो है एक मॉडल है जिसको स्केल डाउन किया गया है, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। सो आपके पास जो भी एक मॉडल है और ये जो आपको रेडियस दी गई ये रियल अर्थ की है बिल्कुल, ठीक है, तो मॉडल अर्थ एंड द रियल अर्थ। तो आपके पास बिल्कुल जो डायमीटर ऑफ द स्केल डाउन मॉडल आपको दिया है, ठीक है, इसका विच इज 45 सेंटीमीटर। अब हमें भी पता है कि ये ऑब्वियसली एक छोटा सा टॉय मॉडल है कहीं ना कहीं बिल्कुल अर्थ का, जिसका डायमीटर जो है जस्ट 45 सेंटीमीटर है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली हमारे रियल अर्थ का डायमीटर इतना सेंटीमीटर में नहीं है, बट उसके रेफरेंस के लिए आपको रेडियस तो दी गई है, ठीक है, विच इज योर 6371 किलोमीटर। तो रेडियस अगर है तो डायमीटर उसके डबल होगा, तो डबल मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो रेडियस यानी कि 6371, ये निकल के आएगा आपका लगभग बिल्कुल जो है 12742 किलोमीटर्स। तो आपके पास क्या है कि रियल अर्थ का भी डायमीटर है अब और मॉडल अर्थ का भी डायमीटर है अब, डायमीटर, ठीक है। एक तरह से आपको क्या करना है कि अगर ऐसा है तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर 1 सेंटीमीटर ऑन द मॉडल इज आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर ये दो डायमीटर अगर आप एक तरह से रिलेट कर रहे हो तो आपके एक तरह से इस मॉडल अर्थ के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है, तो आपके रियल लाइफ अर्थ के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा, बस यही पूछा है। अब बेसिकली क्वेश्चन को घुमा के पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, बिल्कुल ये स्केल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, एक तरह से स्केल रिलेशनशिप, यानी कि जो भी एक्चुअल साइज है डिवाइडेड बाय मॉडल साइज। तो वैसे तो दोनों का क्योंकि आपके पास एक ही चीज है रिलेट करने के लिए, वो है डायमीटर्स। तो एक्चुअल साइज यानी कि फॉर रियल अर्थ डायमीटर जो है हमारे पास, आई कैन से फॉर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको कैलकुलेट भी करना है फॉर 1 सेंटीमीटर, इट्स 12742 डिवाइडेड बाय जो आपके पास है वो, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल विच इज नियरली 283.1555 किलोमीटर। यानी कि इस छोटे से मॉडल अर्थ के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करते हो तो रियल लाइफ अर्थ के ऊपर वो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा 283.1555 किलोमीटर, बिल्कुल। तब जब इस मॉडल को रिड्यूस करके बिल्कुल जो है ऐसा बनाया जाए कि जिसका डायमीटर 45 सेंटीमीटर हो। इन्होंने कितना बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इतना ही करो, इट्स योर 283.155 या फिर 15, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर हमको पूछा है कि द वेवलेंथ ऑफ द सर्टेन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम। तो आपको वेवलेंथ जो है वो दी है 2000 नैनोमीटर से लेकर 3000 नैनोमीटर की एक रेंज आपको बिल्कुल जो एक तरह से दी है, इट्स रेंज, ठीक है, कंप्लीटली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द अबव पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इसके साथ, इस रेंज के साथ हाईएस्ट बिल्कुल जो है आपको फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी वो आपको बताना होगा, यानी कि हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट भी करनी है। अब इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। तो यहां पर जब कभी भी आपके पास वेवलेंथ हो, आपके पास फ्रीक्वेंसी हो,
तो हम सिंपल इक्वेशंस यहां पर बिल्कुल जो है यूज में लेते हैं, विच इज योर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आपका स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होता है डिवाइडेड बाय बिल्कुल वेवलेंथ। ठीक है, कंप्लीटली। अब क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो बहुत बार इसको बिल्कुल जो है मॉडिफाइड करके c इक्वल्स टू आपका वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऐसा भी लिखा जाता है। अब यहां पर एक चीज बिल्कुल जो है थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्योंकि ये कंप्लीटली वैसे देखा जाए तो बिल्कुल जो है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कंटेक्स्ट के अंदर होता है हमेशा ही बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आपके पास वेवलेंथ कम, और अगर फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। यू कैन से अगर आपके पास वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये क्या है? ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। आपको क्या पूछा है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ना, कि अगर ये रेंज हो तो इस रेंज के कंटेक्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कब होगी? जब वेवलेंथ कम होगी। इस रेंज में 2000 से लेकर 3000 रेंज में ये जो आपको वेवलेंथ की रेंज दी है इसमें कम वाला, ठीक है, आपको हाईएस्ट निकालना है तो कम वाला देखना पड़ेगा ना। ठीक है, एक तरह से तो 2000 एंड 3000 इस रेंज में मिनिमम आपकी वेवलेंथ क्या है? तो 2000। तो इस रिलेशन के लिए और फॉर आपके पास बिल्कुल जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए आई हैव टू टेक द मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। सो कौन सी वेवलेंथ लेनी पड़ेगी? 3000 या 2000? तो 2000। ये रिलेशन है। ठीक है, एक तरह से तो इस रिलेशन से बिल्कुल जो हमने लिया है। सो स्मॉलर द वेवलेंथ हाइयर द फ्रीक्वेंसी। कंप्लीटली बिल्कुल, बस यही एक रिलेशन था और कुछ नहीं है। अब इस रिलेशन में आपके पास बिल्कुल जो चीज दी गई है वो है नैनोमीटर के अंदर, और जो आपको कैलकुलेट करना है वो है एक तरह से 10⁸ मेगा हर्ट्ज के अंदर बिल्कुल। ठीक है, तो पहले तो 1 बाय 1 इनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली नहीं। सो यू हैव 2000 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ बिल्कुल, जिसको पहले तो नैनोमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि अगर 2000 नैनोमीटर है तो ये हो जाएंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ बिल्कुल जो है मीटर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 9, ये 1 2 3 तीन इधर सरक जाएंगे, यानी कि -6 मीटर। कन्वर्जेंस क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली आपका आंसर जैसे कि वैसे नैनोमीटर के अंदर नहीं आने वाला है, वो एक तरह से हर्ट्ज के अंदर आएगा। और हर्ट्ज आपको मेगा हर्ट्ज के कंटेक्स्ट में पूछा है। मेगा हर्ट्ज तभी आप एक तरह से बिल्कुल जो है या हर्ट्ज कैलकुलेट कर पाओगे जब कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको बिल्कुल जो है पर सेकंड के कंटेक्स्ट के अंदर दिया हो। तो फिलहाल तो हमने एक तरह से बिल्कुल जो है वेवलेंथ जो है वो 2 × 10⁻⁶ मीटर तक तो ला लिया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला यहां पर बिल्कुल जो है अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से और सिंपल वे के अंदर तो फॉर्मूला इज और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय आपका लैम्बडा, यानी कि c यानी कि कांस्टेंट है। और चीजें अगर दी हो नहीं दी हो तब भी बिल्कुल जो है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। ओके, कहीं है क्या? नहीं। सो यू हैव टू नो कि भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेफरेंसेस तो है। ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड जो कि कांस्टेंट होती है डिवाइडेड बाय लैम्बडा, यानी कि 2 × 10⁻⁶ बिल्कुल जो है ये मीटर। मीटर गेट कैंसिल, बचा सिर्फ सेकंड बिल्कुल। ओके, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁶ कीजिए, यू विल गेट डायरेक्टली 1.5 × 10⁻14 बिल्कुल जो है यह है पर सेकंड में। पर सेकंड का मतलब होता है इधर आप पर सेकंड लिखो, ठीक है, पर सेकंड लिखो, या फिर उसी को आप बोल सकते हो कि हर्ट्ज रिलेशन। आई कैन से इट्स हर्ट्ज, बट आपको जो आंसर चाहिए वो हर्ट्ज में नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा कि वो मेगा हर्ट्ज में बिल्कुल जो है वो आंसर निकाल के दो, तो कन्वर्ट ही तो करना है। ठीक है, एक तरह से वैसे 1 मेगा हर्ट्ज यानी कि आपके कितने हर्ट्ज होते हैं कि 10⁻⁶ बिल्कुल जो है हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, एक तरह से तो सिंपली जो आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर कैलकुलेट होके आई है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आई है 1.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इन एक तरह से कंप्लीटली 10⁻6, यानी कि ये है 10⁻6 बिल्कुल, और ये निकल के आएगा 1.5 × 10⁸ मेगाहर्ट्ज। ठीक है,
आई थिंक मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 तो लिखा ही है, तो यहां पे सिर्फ लिखना है 1.5। ओके, तो ये निकल के आया है विथ सिंपल रिलेशन। और देखते हैं इस पार्ट ए का 2 मार्क्स के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर पूछा है कि कंसिडर दैट द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ 10 किलोमीटर थिक। तो आपको एक चीज दी है कि भाई 10 किलोमीटर थिकनेस दी है। ओके, मेड ऑफ द ग्रेनाइटिक रॉक हैविंग द डेंसिटी इज 2800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सरफेस हीट फ्लो ड्यू टू द रेडियोजेनिक हीट फ्रॉम द ग्रेनाइटिक रॉक हैविंग द हीट प्रोडक्शन वैल्यू आपको एक तरह से दी है। तो हीट प्रोडक्शन इज गिवन 10 टू द पावर -9 वैट पर केजी। ठीक है, और चाहिए किसमें, मिली वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एक तरह से क्या, तो सरफेस हीट फ्लो, these are the given thing and we have to calculate surface heat flow in milliwatt पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो ऑब्वियसली बाद में आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं, बस ये रेडियोजेनिक हीट का कंसेप्ट अगर आपको पता है इन कंटेक्स्ट ऑफ सरफेस हीट फ्लो, बिल्कुल ओके, इन क्रिस्टल लेयर, तो यू विल गेट एन रिलेशन। ठीक है, जहां पे हीट फ्लो इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका हीट प्रोडक्शन पर यूनिट मास वाला रीजन्स, यानी कि बिल्कुल जो है आपका कंप्लीटली एक तरह से जो रीजन दिया है, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है, रिलेशंस। सो वैल्यूज तो सभी की है जैसे कि वैसे बिल्कुल जो पुट करते हैं। सो हीट फ्लो, जनरली हीट फ्लो भी आपका बिल्कुल जो वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर ही होता है। तो हीट फ्लो इक्वल्स टू डेंसिटी 2800 मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है आपके पास H ऑलरेडी गिवन दिया है, यानी कि हीट प्रोडक्शन पर यूनिट मास बिल्कुल जो गिवन दिया है 10 टू द पावर -9, और डी भी आपको दिया है। अब ये किलोमीटर के अंदर है, बाकी सभी चीजें बिल्कुल जो है मीटर के अंदर है और पूछी भी मीटर के अंदर है। ठीक है, एक तरह से। सो आप 10 किलोमीटर को 10 टू द पावर 4 मीटर भी एक तरह से बिल्कुल जो है कंसिडर कर सकते हो। ओके, नाउ इसको पहले तो पावर को जो है एक तरह से सॉल्व कर लीजिए। 2800 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 एंड 2800 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5, ये आपका लगभग आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर -2 स्टील इन वैट पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ओके। तो इधर आप ये वैल्यू कंसिडर कीजिए या फिर 0.028 वैट पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से जो आपको इजी लगता है हमेशा कैलकुलेशंस के लिए, हमेशा वो यूज करना होता है। तो एवरीथिंग, यानी कि जो भी आपका हीट फ्लो है वो ऑब्वियसली होता ही वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। इवन आपने जो लिया है वो भी ऑब्वियसली बिल्कुल जो है वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर ही लिया है कंप्लीटली एक तरह से। ओके, सो उन्हें चाहिए मिली वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो मीटर स्क्वायर तो है, तो आपका सिर्फ वैटेज कन्वर्ट करना है, वैट पर मीटर स्क्वायर को मिली वैट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपका एक वैट, वैसे तो मीटर स्क्वायर कॉमन ही है, वैट टू मिली वैट ही कन्वर्ट करना है। तो एक वैट यानी कि 1000 मिली वैट, बिल्कुल। तो आपका सिंपली मैं यही ले लेता हूं 0.028 वैट मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 28 क्या, तो मिली वैट, और पर मीटर स्क्वायर तो जैसे का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल। तो ये आया आपका 28 मिली वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक न्यूमेरिकल है जहां पे पूछा है कि अ सैंडस्टोन बेड हैज एन ओरिएंटेशन ऑफ 360 डिग्री स्ट्राइक, यानी कि ऑब्वियसली वो नॉर्थ साउथ है, एंड 45 डिग्री बिल्कुल जो है वहां उसका डीप है अलोंग द वेस्ट। इफ द ट्रू थिकनेस ऑफ द बेड इज 50 मीटर, द विड्थ ऑफ द आउटक्रॉप एक्सपोज ऑन द फ्लैट सरफेस, बिल्कुल। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर विड्थ क्या होगी जब वेस्ट डायरेक्शंस के अलोंग, ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर डीप के ऊपर बिल्कुल जो है एक तरह से सैंडस्टोन बेड ओरिएंटेड हो, और अगर उसका ट्रू थिकनेस, ये हुआ आपका ट्रू थिकनेस, ठीक है, और ये हुआ वर्टिकल थिकनेस। वर्टिकल थिकनेस की जरूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, कुछ नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर उसका ट्रू थिकनेस 50 मीटर है, ठीक है, एक तरह से, तो ये जो जमीन के ऊपर फ्लैट आउटर सरफेस के ऊपर उसका विड्थ क्या होगा, यही पूछा है।
कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल जो है एक तरह से यहाँ पे यूज करनी है। तो विड्थ इक्वल्स टू आपका ट्रू थिकनेस डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, सिंपली विड्थ हमको गिवन दी है 50 मीटर, साइन 45। ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय साइन 45 ये लगभग बिल्कुल जो है 1 बाय √2, यानी कि लगभग बिल्कुल जो 0.7071 आ जाएगा, एंड इट विल कम नियरली 70.7 मीटर के आसपास। ठीक है, राउंड 1 डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया आपका 70.7 मीटर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है कि फॉर अ केमिकल सिस्टम विद 5 फेजेस एट द इनवेरिएंट पॉइंट बिल्कुल। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिवेरिएंट रिएक्शन इन प्रेशर टेम्परेचर स्पेसिस वो कितने होंगे? ओके, एक तरह से लेट मी चेक, अगर इसके लिए मेरे पास कोई फिगर हो आपको दिखाने के लिए तो। ये रेफरेंस फिगर्स है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट रिएक्शन स्लाइटली चेंज एंड बेंड तक होती है। ओके, एक तरह से। तो फॉर अ केमिकल सिस्टम विद 5 फेजेस, तो आपके पास फेज 5 है। केमिकल सिस्टम के अंदर कंपोनेंट कितने हैं नहीं पता, बट एक रेफरेंसेस है बिल्कुल वहां पे, विच इज एक इनवेरिएंट पॉइंट। व्हेन यू से इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट ऑब्वियसली बिल्कुल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से 0 कंसिडर करते हो। एंड व्हेन सी यूनिवेरिएंट पॉइंट, यानी कि यूनी यानी कि एक, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल जो है एक होता है। जो ये प्रेशर टेम्परेचर स्पेस डायग्राम्स होती है, यहां पर कितने पॉसिबल बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो है आपको रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो फॉर अ केमिकल सिस्टम ऑफ 5 फेजेस, ठीक है, एक तरह से मान लो कि मैं गिब्स फेज रूल भी यहां पे लगाओ, P+F=C+2। मेरे पास 5 फेजेस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं बात करूं तो 5 फेजेस एट इनवेरिएंट पॉइंट। कंपोनेंट तो मुझे अभी भी पता नहीं है। ठीक है, एक तरह से मेरे कंपोनेंट तो कम से कम निकल के आए। ओके, तो इन अ केमिकल सिस्टम 5 फेजेस एट द इनवेरिएंट पॉइंट, तो मेरे पास अभी फेजेस है, मेरे पास अभी कंपोनेंट्स है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो कंडीशंस के अंदर दिया है मेरे पास बिल्कुल, यूनिवेरिएंट एंड इनवेरिएंट के कंटेक्स्ट के अंदर। तो एट द इनवेरिएंट पॉइंट के ऊपर, एट द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग इनवेरिएंट पॉइंट, जहां पे डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होता है 0 होता है, यानी कि दैट सेंटर पॉइंट। ठीक है, और 5 फेजेस है, तो उस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिवेरिएंट रिएक्शंस बनेंगे? अब देखो, यूनिवेरिएंट रिएक्शंस का मतलब क्या है? यूनिवेरिएंट रिएक्शंस कितने बनेंगे? द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिवेरिएंट रिएक्शन। यूनिवेरिएंट रिएक्शन का मतलब है कि यूनिवेरिएंट पॉइंट का मतलब है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कब होगा, एक तरह से बिल्कुल जो है ये आपको देखना है। ओके, सो जनरली यूनिवेरिएंट, इसके अंदर आपका यूनिवेरिएंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि एक तरह से इधर एक लाइन या फिर कर्व से इंडिकेट होता है। जैसे मैंने पहले बोला, ये जैसे रेफरेंस है। ओके, स्ट्रेट लाइन ही होंगे ऐसा नहीं। अगर आप मेटामॉर्फिक रिएक्शंस अगर देखो या मेटामॉर्फिक फेज रूल अगर देखो, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी, इधर स्ट्रेट लाइन किसी भी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम के ऊपर एक तरह से आप जब एक लाइन या कर्व जो है वो प्लॉट करते हो फॉर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो उसी को आप जनरली यूनिवेरिएंट रिएक्शन बोलते हो। उसका मीनिंग ही हुआ है बिल्कुल। ओके, एक तरह से ये लाइंस कैसे बनती है? तो हर एक तरह से यूनिवेरिएंट रिएक्शन जो है एक कहीं ना कहीं एक इनवेरिएंट से यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन एक इनवेरिएंट पॉइंट से इमर्ज होती है। आपके पास ऐसे कितने रीजन है? 5। 1 2 3 4 5 रीजन भी बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये रेफरेंसेस है हमारे लिए बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो ये ओके, ये आपकी यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन, यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन, यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन, यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन एंड यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइन। ऑल यूनिवेरिएंट
reaction lines are emerging on the centered point, and that point is nothing but invariant point, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, और यूनिवेरिएंट जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइन हुआ। तो वी कैन से कि भाई ईच यूनिवेरिएंट लाइन इज इमर्जिंग फ्रॉम द इनवेरिएंट पॉइंट, एंड दैट इज कंप्लीटली बिल्कुल जो है ये कब पॉसिबल है, एक तरह से ये तब पॉसिबल है जब इन 1 2 3 4 5 फेज में से कोई एक फेज अगर absent हो जाए तो तभी ये चीजें बिल्कुल जो पॉसिबल है। तो इन्होंने वही पूछा। तो ये f इक्वल्स टू 1 का जो आप बोल रहे हो ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन है ना, व्हेन f इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कब होगा, जब 5 में से एक फेज बिल्कुल जो है कोई ना कोई absent होगा। 5 में से एक absent होगा यानी कि बिल्कुल जो है वहां पे 4 फेजेस चाहिए। फेजेस 4 चाहिए, कंपोनेंट 3 चाहिए बिल्कुल, तब जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनेगा। बनता है क्या, तो P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस 2 बिल्कुल ठीक है। आपके फेजेस 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, कंपोनेंट 3 के 3 ही है क्योंकि हमको मिल गए थे, ठीक है एक तरह से। और ये आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये जस्ट बता रहा हूं कि वहां पर ये लाइन कब बनेगी, कब, जब 5 में फेज में से कोई एक फेज absent होगा। और ये कब होगा, ये हर लाइन के लिए होगा, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए। यानी कि f इक्वल्स टू 1 कब आना चाहिए, इस लाइन के लिए एक बार p इक्वल्स टू 4 लिया आपने, ठीक है। आपका f इक्वल्स टू 1 कब आएगा, इस लाइन के लिए, जब आप ये लाइन absent करोगे, जब आप दूसरी लाइन absent करोगे, तीसरी लाइन absent करोगे, चौथी लाइन absent करोगे, पांचवी लाइन absent करोगे। तो आपके पास टोटल जो है यूनिवेरिएंट रिएक्शन लाइंस टोटल कितनी बन रही है, तो ऑब्वियसली आपके पास टोटल जो है वो 5 बन रही है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ओके, कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं था, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। फॉर केमिकल सिस्टम ऑफ 5 फेजेस एट द इनवेरिएंट पॉइंट, नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिवेरिएंट रिएक्शन, ठीक है कितनी पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली वो 5 पॉसिबल है। ओके, f इक्वल्स टू 1 आपको लाना है, और ये कितने अटेम्प्ट के बाद पॉसिबल है, तो बस वही एक्चुअली बिल्कुल आपको वहां पर करना था और कुछ नहीं। ओके, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा है कि दो टेक्टोनिक प्लेट है पी एंड क्यू, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल अलोंग अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री के अलोंग बिल्कुल जो है एक तरह से यहां पर एक पी एंड क्यू जो है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल। तो मान लीजिए पी है और ये क्यू है, एक इसका कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, इफ द प्लेट वेलोसिटी ऑफ द पी इज बिल्कुल आपका 8 सेंटीमीटर पर ईयर और क्यू का जो है 6 सेंटीमीटर पर ईयर है विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स रेफरेंस फ्रेम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पी एंड क्यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए पी है जो कि एक तरह से 8 सेंटीमीटर पर ईयर से बिल्कुल जो है राइट साइड जा रहा है, और क्यू है जो कि 6 सेंटीमीटर पर ईयर से बिल्कुल जो राइट साइड जा रहा है, और एक रेफरेंस है। तो ये और इसका बिल्कुल जो है आपको कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे बिल्कुल जो एक तरह से पूछी है। रिलेटिव यानी कि दोनों का बिल्कुल जो है एक तरह से इंडिविजुअल स्पीड को आप रिलेट करके कॉमन कंबाइन करते हो या उनकी सम करते हो। इट मीन सिंपली बिल्कुल जो है वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग बट बिल्कुल जो है आपका प्लेट P का वेलोसिटी प्लस प्लेट Q का वेलोसिटी, यानी कि 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर पर ईयर। दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जिसके अंदर पूछा है कि इफ द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ रुबिडियम 85 एंड रुबिडियम 87 आर 84.912 एंड 86.901 रिस्पेक्टिवली, देन द अबंडेंस ऑफ रुबिडियम 87 बिल्कुल जो है आपको परसेंटेज के अंदर निकालना है, राउंड अप टू द नियरेस्ट पॉइंट, और यूज करना है एक एवरेज एटॉमिक मास को रुबिडियम का। ये रुबिडियम ना तो 87 है, ये रुबिडियम ना तो 85 है, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक वेट है बिल्कुल एक तरह से। तो आपको दो चीजें एक तरह से गिवन दी है, एक एटॉमिक मास, दूसरा अबंडेंस का एक रेफरेंस। ओके, सो रुबिडियम 85 एंड 87, रुबिडियम 85
रुबिडियम 87। इनका तो आपको पहले तो मास दे दिया गया है, एटॉमिक मास। इसका कितना है 84.912 और इसका है 86.901 बिल्कुल। ओके, रिस्पेक्टिवली। देन अबंडेंस, ओके, किसका? तो रुबिडियम 87 का, वो आपको परसेंटेज के अंदर निकालना है। कितना है नहीं पता, वही हमको निकालना है। अगर इसका अबंडेंस, अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस क्या होता है? टोटल में से कुछ अमाउंट, ओके, एक तरह से। तो अगर इसका अबंडेंस अगर x है तो इसका क्या होगा? टोटल माइनस। अब हम जो अबंडेंस लेते हैं एटॉमिक मास बिल्कुल जो है वो एक तरह से फ्रॉम 1 लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स। रुबिडियम अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स, ये x है तो ये 100 माइनस एक्स, लाइक दैट। ओके, एक तरह से बिल्कुल, तो ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना है रिस्पेक्टिवली देन द अबंडेंस, आपको निकालना है। अब अबंडेंस निकालना है, अबंडेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ओके, डायरेक्ट अबंडेंस कैलकुलेट करने के लिए, बट एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो कि आपको डायरेक्टली गिवन ही दिया है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास तो किसका है? तो ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ रुबिडियम, ओके, इक्वल्स टू, अब इसका एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एवरेज एटॉमिक मास का खुद का एक फॉर्मूला होता है, क्या? तो मास ऑफ वन जो भी है और उसका अबंडेंस प्लस सेकंड का मास मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का अबंडेंस, ऐसे अप टू द बिल्कुल जो एन। हमारे पास कितने? दो ही है, रुबिडियम आइसोटोप 85 एंड रुबिडियम 87 बिल्कुल, तो वील कंसीडर द टू ओनली, ठीक है। इसको आप M1 बोल सकते हो, इसको आप बिल्कुल जो M2 बोल सकते हो एक तरह से, और इसी को आप जो है एक तरह से A1 बोल सकते हो, और इसी को जनरली आप बिल्कुल जो है A2 भी बोल सकते हो, वॉट एवर। सो मास पहले का जो है वो है आपका 84.912 मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस ऑफ 1, कितना है? 1 माइनस एक्स, ओके, प्लस मास ऑफ 86.901 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो इसको सिंपली सॉल्व करते जाओ। अच्छा, ये भी आपको गिवन ही तो दिया है, ये गिवन दिया है 85.467, ओके, एटॉमिक मास यूनिट। तो 85.467, तो ये आपका बिल्कुल जो बन जाएगा 84.912 और माइनस 84.912x प्लस ये तो 86.901x, ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल। तो जनरली अब एक्स एक्स की टर्म्स थोड़ा सा एक साइड ले लेते हैं और बाकी की बिल्कुल जो है एक तरह से एक साइड ले लेते हैं, या फिर वॉट एवर जो भी एक तरह से गिवन दिया है, ठीक है, ये एक्स एक्स की एक साइड ले लेते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं। 85.467 माइनस 84.912 इक्वल्स टू ये 86.901x माइनस ये 84.9292 912 था शायद, 912x, ठीक है। इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है और कुछ दिमाग लगाना नहीं है, 0.555, और इसको भी सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है, ये आएगा आपका 1.989x, ठीक है। एक तरह से निकालना क्या है? x, जो निकालना है एक साइड रखिए, ठीक है, ये बन जाएगा 0.555 डिवाइडेड बाय 1.989 इक्वल्स टू x, ये आ जाएगा लगभग बिल्कुल जो है 0.279 इक्वल्स टू x बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। अब किस में पूछा है? पूछा है परसेंटेज के अंदर। अब परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, 0.279 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो यह आ जाएगा लगभग बिल्कुल जो है 27.9, और 27.9 मतलब कि लगभग बिल्कुल जो है एक तरह से, अब इनको इंटीजर में चाहिए नियरेस्ट इंटीजर, या किसी डेसिमल प्लेस में, अगर डेसिमल प्लेस में चाहिए तो ये फाइनल आंसर हुआ। बोल रहे कि नियरेस्ट इंटीजर 0.9 है, इसलिए अब ये 28 बन गया, ओके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर पूछा है कि मिनरल अंडर क्रॉस निकल डिस्प्ले सेकंड ऑर्डर ग्रेइश येलो, ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ 740 नैनोमीटर इंटरफेरेंस कलर ऑन इंट्रोडक्शन टू द जिप्सम प्लेट, जिसका रिटार्डेशन 550 नैनोमीटर है अलोंग द लेंथ ऑफ द
मिनरल ओरिएंटेशन द फर्स्ट ऑर्डर ग्रे इंटरफेरेंस कलर विल डिस्प्ले। ठीक है, तो आपके पास पहले तो एक मिनरल है, उस मिनरल का जो एक तरह से रिटार्डेशन है अ, वो है 740 नैनोमीटर बिल्कुल। और तब ये एक्चुअली बिल्कुल जो है आपको एक तरह से बिल्कुल सेकेंड ऑर्डर ग्रेइश येलो कलर दिखा रहा था, इंटरफेरेंस कलर दिखा रहा था। अब इसमें क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द जिप्सम प्लेट, अब इसके अंदर जिप्सम प्लेट ऐड हुई है, मिनरल के बाद अब जिप्सम प्लेट ऐड हुई है, जिस जिप्सम प्लेट का बिल्कुल जो है रिटार्डेशन है लगभग 550 नैनोमीटर। अब इसके एडिशन के बाद यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि इंसर्ट करने के बाद जो इंटरफेरेंस कलर है वो सेकेंड ऑर्डर से बन गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ग्रे इंटरफेरेंस कलर कब, जिप्सम प्लेट आपने जब इंसर्ट की तब। अब ये क्या बोल रहा है कि एक तरह से ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द जिप्सम प्लेट सो एंड सो अलोंग द लेंथ ऑफ द मिनरल ओरिएंटेशन द फर्स्ट ऑर्डर ग्रे इंटरफेरेंस कलर इज द डिस्प्ले। अब बोल रहा है कि नेट रिटार्डेशन बताओ, नेट रिटार्डेशन। पहली बात तो ये हो क्या रहा है, सेकंड टू फर्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है आपका इंटरफेरेंस कलर की अगर हम बात करें या फिर रिटार्डेशन क्या हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए ना, तो वो काइंड ऑफ डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि नेट रिटार्डेशन इक्वल्स टू रिटार्डेशन इन मिनरल्स माइनस रिटार्डेशन इन योर जिप्सम प्लेट। ठीक है, यानी कि 740 माइनस 550 क्या आ जाएगा आपका आपका 190। ठीक है, गेट 2026 बिल्कुल ओके। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 जिसके अंदर पूछा है कि द फिगर बिलो शोज अ इनफाइनाइट स्लोप मॉडल। इनफाइनाइट स्लोप मॉडल जनरली आपको अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जनरली कॉमन देखने को मिलता है। इफ टॉ एंड एस एस डिनोट द ड्राइविंग शेयर है एक, और आपका रेस्टिंग शेयर है बिल्कुल जो है एक। ठीक है, तो दिस इज योर ड्राइविंग शेयर एंड द रेस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली, देन टॉ अलोंग द फेल्यूर प्लेन जो है आपको निकलना है कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, और वो भी राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर, और यूज करना है डी इक्वल्स टू 2 मीटर डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, एक तरह से, और जी यानी कि बिल्कुल जो है ग्रेविटी आपको एक तरह से बिल्कुल जो है यूज में लेना है। सो इनफाइनाइट स्लोप मॉडल के लिए जनरली हम बिल्कुल जो है टू कैलकुलेट द टॉ वी यूज द फॉर्मूला रो जी डी साइन थीटा कॉस थीटा बिल्कुल। ठीक है, सो ये आपके पास इनफाइनाइट स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, के लिए जनरली यूज में होने वाला फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल जो है एक तरह से डेंसिटी ऑफ सॉइल ऑलरेडी दे दी है, जो कि है एक तरह से 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक तरह से ये आपके पास ग्राम है, लेकिन बाकी की चीजें आपको बिल्कुल जो है एक तरह से बाद में चाहिए किलोग्राम के अंदर। तो पहले ही इस ग्राम को किलोग्राम कर देना, यानी कि 2.0 ग्राम को मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा मीटर क्यूब के अंदर बिल्कुल जो है ये हो जाएगा। ओके, एक तरह से ये मीटर टू आपका सेकंड है ही, ये भी आपका बिल्कुल जो है एक तरह से मीटर के अंदर ही है। ओके, एक तरह से इसके अलावा इन सब के अंदर बिल्कुल जो मेन थिंग आपको दी है वो है एंगल स्टेबिलिटी के कंटेक्स्ट के अंदर विच इज योर 30 डिग्री। ओके, तो वैल्यूज जो है वो जैसे कि वैसे पुट कर देते हैं। ये है हमारा 2000 डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी इज 9.8 इनटू डी जो है एक तरह से 2, और आपका साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30। ठीक है, एक तरह से, और अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो ये बन जाता आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, एक तरह से कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये कंप्लीटली बिल्कुल जो है, सॉरी ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब है ना, 1 मीटर यहां पे कट हो गया और एक बचा हुआ यहां पे कट हो गया, बचा एक ही अब यहां पे, यानी कि किलोग्राम पर मीटर, और ये आपका बिल्कुल जो है सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या है, तो ये कुछ नहीं है, आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि पास्कल है। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसी की बिल्कुल जो है हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले साइन एंड कॉस को बिल्कुल जो है यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये लगभग बिल्कुल जो आ जाएगा आपका 39,200 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 0.5, सॉरी sin 30 0.5 एंड cos 30 बिल्कुल जो है 0.866। ठीक है, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका बिल्कुल जो है 19,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.866, यानी कि 16,973.6 बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से तो ये क्या है, यूनिट हमने कर लिया है। ठीक है, दैट यूनिट इज किलोग्राम। ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपको भी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर ही बिल्कुल जो एक तरह से चाहिए, यानी कि उसकी बिल्कुल जो है वहां पे एक तरह से काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है। सो यहां पर बिल्कुल जो है किलोग्राम सेकंड पर स्क्वायर के अंदर, ये वैसे अगर देखा जाए कंप्लीटली बिल्कुल, या फिर कन्वर्जन के तौर पे, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट बिल्कुल जो आपका एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इतना आपको क्या करना है, राउंड ऑफ टू द बिल्कुल जो है 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। ओके, कंप्लीटली बिल्कुल। तो पहले तो इसको थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि आपको 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में करना है। तो 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में अगर करना है तो आपको 1 2 3, ओके, यानी कि ये बन जाएगा आपका 16.973 किलोग्राम इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। 16.97 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, जिसके अंदर हमको पूछा है एक ऑब्लिक स्लिप नॉर्मल फॉल्ट है जो कि डीप कर रहा है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। उसका नेट स्लिप 100 मीटर है। ठीक है, और नेट स्लिप वेक्टर हैज अ पिच भी है, स्ट्राइक से जो आप एंगल मेजर करते हो बिल्कुल वो 30 डिग्री। देन द ह्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपको पूछा है फॉल्ट का। आपको ह्यू क्या होती है, पिच कहाँ होती है, कहां से मेजर करना है, और एक ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट या नॉर्मल फॉल्ट कैसा, अगर ये सभी चीजें अगर इकट्ठा अगर पता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इमेजिन करना और भी ज्यादा बिल्कुल जो है इजी हो जाता है। ओके, जनरली किसी भी फॉल्ट के अंदर ये स्ट्राइक, फॉल्ट के अंदर ये स्ट्राइक है, इसके अंदर एक लीनिएशन होगा। ओके, लीनिएशन मैं बोल रहा हूं, तो स्ट्राइक से दैट लीनिएशन तक का जो एंगल होता है वही पिच या फिर रेक होता है। अब हुआ क्या है कि इसी के अलावा एक ऑब्लिक फॉल्ट बन रहा है। ओके, ये है नेट स्लिप। दिस वन इज योर नेट स्लिप इन योर ऑब्लिक फॉल्ट, जो कि ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस के अंदर 100 मीटर है ऐसा बोला जा रहा है। सेकेंड, पिच इज 30 डिग्री। दिस पिच इज फ्रॉम द स्ट्राइक, पिच बोलिए या रेक बोलिए दोनों एक ही है, विच इज योर एक तरह से, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल जो है आपका 30 डिग्री, और वो डीप कर रहा है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। वो डीप कर रहा है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो दिस इज योर सिनारियो। अब इस सब के अंदर, ठीक है, एक चीज आपको हेल्प करेगी विच इज दिस वन, क्योंकि आपको ह्यू पूछा यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। ओके, दैट हॉरिजॉन्टल डीप स्लीप, ईडी, ईडी, horizontal deep sleep, ed is nothing but an horizontal component of the deep sleep. By some geologists, ed is called the heave. Actually, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हीव, और ये वर्टिकल थ्रो, जनरली आप कैसे कंसिडर करते हो? ओके, जनरली कैसे कंसिडर किया जाता है, इसको एक्सटेंड करते हैं, दिस वन इज थ्रो एंड दिस वन इज हीव। यहां पर आपको हेल्प की गई है, दिस इज हीव एंड दिस इज थ्रो। ओके, सो इसकी हेल्प से बिल्कुल जो है आपको सॉल्व करना है। बस इमेजिन करने के लिए अगर आपको फिगर पता है कि किस तरह से आपको इमेजिन करना है, इट विल हेल्प यू। ऐसे कंडीशंस के अंदर जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कैलकुलेट करने होते हैं, मैं तो
दो अलग अलग तरीके से बिल्कुल जो है यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टिल बिल्कुल जो है आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि देखो क्यू बोला है, नेक्स्ट टाइम कभी वो थ्रो भी बोल सकते हैं। ओके, नीचे जाइए, वो थ्रो भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, आपको फिलहाल हीव कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आप इधर ऊपर से कीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, इमेज आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तब की बात। देखो अगर हीव पूछा है तो आपको नेट स्लिप, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है उसका साइन ऑफ पीच या रेक बोली बिल्कुल लेना होगा, गिव्स यू द डीप स्लीप, ठीक है, एक तरह से उसका जब भी आप एक तरह से कॉस ऑफ डीप कंसिडर करते हो, इट गिव्स यू अ हीव। उसी तरह से अगर थ्रो निकालने के लिए बोला है तो नेट स्लीप का साइन ऑफ, अगर पिच पिच यानी कि रेक जो कि आपको यहां पे दिया है, साइन ऑफ पिच अगर दिया है तो इट गिव यू द डीप स्लीप, एंड दैट डीप स्लीप का अगर आप एक तरह से साइन डीप, यहां पे कॉज बोला है, यहां पे साइन है, लेते हो तो इट गिव्स यू द थ्रो। ये क्या है, एक काइंड ऑफ जस्ट आपको बिल्कुल जो है एक तरह से एक रेफरेंसेस दी है। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीप स्लीप, डीप डीप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, लगे तो बुक पढ़ लेना। दैट हॉरिजॉन्टल डीप स्लीप ईडी इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीप स्लीप। ओके, मतलब इमेजिन किस तरह से कर रहे हैं वो अगर आपको पता है तो चीजें बिल्कुल जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगी। अब ऐसे में हमें बिल्कुल जो है एक तरह से दो तरीके से जनरली जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से, यानी कि कोई परफेक्ट एक मेथड नहीं है, मल्टीपल मेथड से आप सेम आंसर निकाल सकते हो। नाउ टू कैलकुलेट द ह्यू आई कैन यूज डीप स्लीप मल्टीप्लाइड बाय कॉस, जो भी हमें बिल्कुल जो डीप एंगल दिया है एक तरह से वो, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। तो मेरे पास पहली बात तो डीप स्लीप कैलकुलेट करने के लिए तो डीप स्लीप जो है वही तो नहीं है, ठीक है, ये जो डीप स्लीप है वही तो एक्चुअली बिल्कुल भी जो है मेरे पास नहीं है। ये नेट स्लिप हुआ, ये स्ट्राइक स्लिप हुआ, तो डीप स्लिप ही तो नहीं है। तो डीप स्लिप भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर मुझे डीप स्लिप से कैलकुलेट ही नहीं करना है, नहीं मेरे मन में, या फिर मुझे नहीं पता, या फिर मुझे हार्ड लगता है, तब भी मैं ह्यू कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ नेट स्लिप। जैसे मैंने सीक्वेंस बताया था आपको, एक तरह से साइन ऑफ पिच मल्टीप्लाइड बाय ये यहां पे साइन ऑफ पिच मल्टीप्लाइड बाय आपका डीप ऑफ स्लीप, साइन ऑफ पिच मल्टीप्लाइड बाय आपका डिप, या फिर मैं डायरेक्टली कॉस ले सकता हूं, सॉरी वहां पे कॉस है, कॉस ऑफ डिप, ठीक है, एक तरह से। अगेन एक दिक्कत है, नेट स्लिप तो 100 दिया है, नेट स्लिप तो 100 दिया है, पिच दिया है एक तरह से, लेकिन बाकी की चीजें नहीं है। ओके ठीक है, लेकिन इस बार बाकी कुछ एक्स्ट्रा पूछा भी तो नहीं है। मेरे पास डीप का एंगल है, कॉस डीप ले लेता हूं, पिच है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। मान लीजिए मुझे नेट स्लिप गिवन दिया है विच इज योर 100 मीटर, पिच इज साइन 30 एंड कॉस डीप, डीप कितना है तो 60 डिग्री डीप है, ये जो डीप है ये 60 डिग्री है, ये है। ओके, तो ये एक मेथड है जहां पे मुझे बहुत कुछ कैलकुलेट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉस 60, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 0.5 इंटू कॉस 60 0.5, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 25 मीटर, तो हीव निकल के आया मेरा 25 मीटर। ये डायरेक्ट, मान लो मुझे ये फॉर्मूला नहीं यूज करना था, है तो इजी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी, नहीं इजी वाले से क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे कि कैलकुलेट भी ना हो। तो डीप स्लिप मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है कॉस, जो भी आपके पास बिल्कुल जो है डीप दिया है वो कॉस डीप, यानी कि डीप का एंगल, बिल्कुल डीप स्लिप ही तो नहीं मेरे पास, तो क्या मैं डीप स्लिप नहीं निकाल सकता हूं? तो ऑब्वियसली फ्रॉम द गिवन डाटा इवन आप स्ट्राइक स्लिप भी निकाल सकते हो, डीप स्लिप भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो गया है, ठीक है, बावजूद इसके
मान लीजिए फिर भी मुझे अगर स्ट्राइक स्लिप अगर एक तरह से दूसरे स्टेप से निकालना है, तो आपके पास स्ट्राइक स्लिप एंड डीप स्लिप बिल्कुल जो रेडी रहने चाहिए। तो स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट क्या होते हैं? पिच स्ट्राइक से बिल्कुल जो है स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट, ठीक है, स्ट्राइक स्लिप स्ट्राइक से पिच तक का बिल्कुल जो है मेजर किया जाता है। यानी कि स्ट्राइक स्लिप कंपोनेंट जो है आपका नेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30, ठीक है, एक तरह से, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.866, यानी कि लगभग 86 पॉइंट बिल्कुल जो है 6 मीटर। और वहीं पे अगर मुझे डीप स्लिप निकालना है तो अगेन डीप स्लिप बिल्कुल जो है आपका नेट स्लिप मल्टीप्लाइड बाय साइन टू द पिच, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी कि 50। अब अगर मुझे डीप स्लिप की वैल्यू चाहिए तो यह मेरी 50 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ डीप, यानी कि 60, 50 इनटू ये आपका बिल्कुल जो एक तरह से 0.5, यानी कि ये भी आपका आ जाएगा 25 मीटर। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इजी वे में ही बिल्कुल जो एक तरह से आप जाइए, ठीक है, एक तरह से हार्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर नहीं भी अगर आप हाथ लगाते हो तब भी चलेगा। लेकिन अगर हीव की जगह पे मान लीजिए कि आपको थ्रो पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, क्वेश्चन पूरा का सेम, हीव की जगह पे थ्रो, तो ऐसे में बिल्कुल जो है कॉस डिप की जगह पे जस्ट साइन डिप यूज कर लीजिए, बस खत्म काम, ठीक है। तो यहां पे आपके पास डीप स्लीप मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डीप, साइन ऑफ डीप विच इज योर 60 डिग्री। डीप स्लीप कैलकुलेट कर लिया, ये है 50 मीटर, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 0.5, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 भी आपका 25 मीटर ही नहीं, सॉरी, डीप इज 60 डिग्री, ये लगभग बिल्कुल जो है आपका 50 एक तरह से 60, नहीं, ये चेंज आएगा, ये आएगा लगभग 43.3 मीटर। अगर प्रो अगर निकालने के लिए अगर कहा था तब, ठीक है, देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जिसके अंदर हमको पूछा है कि अ मैफिक मैग्मा विद स्ट्रोंशियम concentration ऑफ 400 ppm has undergone 60% fractional crystallization, and if strontium is incompatible in the mineral assemblages that crystallizes from the magma with a bulk distribution coefficient of 0.2 and the concentration of strontium in the mineral of the residual liquid is, ठीक है, बेसिकली और कुछ नहीं है, जियोकेमिस्ट्री के अंदर जो आप रायले फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखते हो, ठीक है, उसका इक्वेशन सिर्फ आपको बिल्कुल जो याद रखना है, विच इज कॉन्सेंट्रेशन इन रेसिडुअल लिक्विड इक्वल्स टू इनिशियल, ओरिजिनल बोलिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन इनिशियल वॉट एवर गिवन इन स्ट्रॉन्शियम मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड इन फ्रैक्शनल रिमेनिंग, और आपका टू द पावर d-1, यानी कि बल्क पार्टीशन कोएफिशिएंट -1 बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। इनमें से हमें क्या क्या गिवन दिया है एक तरह से, तो 400 क्या है, अ मैफिक मैग्मा विद स्ट्रोंशियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 400 ppm हैज अंडरगोन 60% फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस, ये अंडरगोन गया, यानी कि दिस इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल स्ट्रोंशियम बोलिए, यानी कि C0, ओके, एक तरह से। एफ एफ हमें फिलहाल बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इट अंडरगोज कंप्लीटली बिल्कुल जो है लिक्विड फ्रैक्शनल रिमेनिंग, अंडरगोज 60% फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। तो वी कैन से हम इसे कुछ इस तरह से बिल्कुल जो है कंसिडर कर सकते हैं, फॉर द एफ आई कैन से बिल्कुल जो है 60% फ्रैक्शनल बिल्कुल, तो टोटल में से, यानी कि 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100 बोलिए, या फिर 1 माइनस वो 100 होगा, 60 डिवाइडेड 100 कीजिए, आपको मिलेगा 0.60, ठीक है, कहीं ना कहीं, यानी कि लगभग यही वैल्यू बन जाएगी आपकी 0.4 टू द पावर, यही वैल्यू टू द पावर d-1, दैट d इज नथिंग बट बिल्कुल जो आपका बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है,
टू द पावर 0.1 माइनस 1। बस इसको सॉल्व करते जाइए और कुछ नहीं है। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 टू द पावर 0.2 माइनस 1, बिल्कुल 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 टू द पावर, ठीक है, 0.2 माइनस 1, रिवर्स कर दीजिए माइनस का साइन, यानी कि 0.8, ये आ जाएगा 2.081 832.4 ppm, बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपका CL एक तरह से। तो एक चीज बस इसके अंदर आपको याद रखना है, दिस इज योर 832.4, 832.4, राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो 4 भी लिखने की जरूरत नहीं फिर। ओके, एक चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आपको एक तरह से व्हाटएवर जो भी गिवन दिया है उससे एक्सपेक्टेड आंसर बिल्कुल जो है आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्या करेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा एक बता सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर एक तरह से 1 से कम हो तो जो एलिमेंट टाइप हम बोलते हैं वो होता है इनकम्पैटिबल। ओके, 1 से कम है, 0.2 है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट यानी कि स्ट्रॉन्शियम इज इनकम्पैटिबल, बिल्कुल। रेसिडुअल मेल्ट में जनरली, ठीक है, एक तरह से ये जो रिलेशन बनता है वो होता है आपका कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन इन रेसिडुअल लिक्विड, बिल्कुल इस कंडीशन में हमेशा ही ज्यादा देखा गया है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बिल्कुल अगर एक से कम हो तो आपका जो भी गिवन एलिमेंट है वो इनकम्पैटिबल रहेगा, और ऐसे में इनिशियल कंपोजिशन से ज्यादा ही रेसिडुअल लिक्विड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस एलिमेंट का। अगर बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर इज नियरली 1 तो कंडीशन हम न्यूट्रल बोलेंगे एंड Cl इक्वल्स टू बिल्कुल जो है C0। बट इफ द D का वैल्यू 0.2 यानी कि 1 से भी अगर ज्यादा अगर रहा तो हम बोलेंगे कि दैट एलिमेंट इज नॉट इनकम्पैटिबल, इट इज कंपैटिबल। और ऐसे में बिल्कुल जो है जो इनिशियल लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द रेसिडुअल लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इससे एक आइडिया आ जाता है कि जो वैल्यूज है आपकी इनिशियल का 400 था तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही बिल्कुल जो है वैल्यूज आपको मिलने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट वन, 62। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जिसके अंदर आपको पूछा है कि आयरन मैग्नीशियम एक्सचेंज रिएक्शन बिटवीन द ओलिविन एंड द स्पिनेल इज गिवन एज फॉलोज। बिल्कुल आपके पास फॉरेस्टराइट प्लस आयरन रिच स्पिनेल गिव्स यू द पायलाइट एंड एमजी स्पिनेल एंड द वाइस वर्सा, यानी कि रिवर्स की कंडीशंस के अंदर भी है। Assuming the ideal solid solutions, the temperature of the equilibrium between the olivine and spinel using the following data, ठीक है, एक तरह से कितना रहेगा। तो आपको जो है एक तरह से आइडियल सॉल्यूशंस या आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल जो है आपको टेम्परेचर निकालना है, ई आपको बिल्कुल जो है एक तरह से निकालना है। ओके, अज्यूम करना है आपको बिल्कुल जो है एक तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ठीक है, स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि आपको वैसे ऊपर जो 0 दिया है इससे बिल्कुल जो आप बोल सकते दिस इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शंस, और आपको स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन बिल्कुल जो है वो आपको अज्यूम करना है फ्रॉम द गिवन डाटा एंड दैट आर इंडिपेंडेंट टू द बिल्कुल जो प्रेशर एंड टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू बिल्कुल जो है आपको जो भी कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बिल्कुल जो है आपको दिया है एक तरह से बिल्कुल जो है इज इंडिपेंडेंट टू अगेन प्रेशर, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ओके, तो वी हैव अ डाटा, इसको हम एक तरह से बिल्कुल जो है बोलेंगे, तो दिस इज योर चेंज इन एंथैल्पी यानी कि हीट कंटेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आर यानी कि रिएक्शन एट स्टैंडर्ड बिल्कुल जो है स्टेट, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो रेफरेंस के लिए एक तरह से हीट, ऑब्वियसली ना एंथैल्पी है तो हीट कंटेंट की, हीट कंटेंट यानी कि रिएक्शंस के अंदर की बिल्कुल जो है हीट कंटेंट की जनरली ये बात कर रहे हैं। इसको यहां पर जब आप एक तरह से इसका रेफरेंस लेते हो तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक स्टैंडर्ड हीट रिएक्शन है, ओके, विच इज -10.91 किलो जूल पर एक तरह से मोल। ये किलो जूल के अंदर है, बाकी की चीजें जूल जूल के अंदर दी है।
तो इस किलो जूल को भी जूल के अंदर पहले से कन्वर्ट करके रख दो, ठीक है। इट्स -10.91 किलो जूल को बनाइए -10,910 जूल पर मोल, क्योंकि बाद में भी आपको कन्वर्ट करना ही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हुई आपकी स्टैंडर्ड, ठीक है, एक तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी रिएक्शन, जहां पे कहीं ना कहीं हीट का जिक्र होगा या हीट कंटेंट का जिक्र होगा। इसी रिएक्शन में अगर हीट का जिक्र कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन के दरमियान ऑस्टेराइड प्लस स्पिनेल, इस रिएक्शंस के दरमियान बिल्कुल जो है एक तरह से इतनी, यानी कि -10.91 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई है या हीट रिलीज हो रही है। अब क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, तो इससे यह पता चलता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिंपली। सेकेंड डाटा गिवन आपको बिल्कुल दिया है, अगेन ये है आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शंस, बिल्कुल, जो कि जूल पर मोल के अंदर दिया है। एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर, यानी कि रैंडमनेस, बिल्कुल। तो जहां पे एंट्रोपी एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब है कि रिएक्शन के बाद डिसऑर्डर जो है वो माइनस के अंदर -3.90 से थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। इस यानी कि इस डाटा से पता चलता है कि 0 से कम है, यानी कि डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके पास बिल्कुल जो है केडी, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बोलिए या एक्सचेंज पार्टीशन कोएफिशिएंट बिल्कुल बोलिए। अब इस कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर केडी क्या कहता है कि ये जो आपके पास एफईएमजी है, तो एक तरह से आपके पास ऑलिविन एंड स्पिनेल के बीच में जो पार्टीशंस एक तरह से है, उसको जनरली यहां पे ये बता रहा है, ओके। और लास्ट में इस बिल्कुल जो है आपके पास आर, आर क्या होता है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, बिल्कुल, जो कि है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, बिल्कुल, ओके। अब आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको एक तरह से आइडियल सॉलिड सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट के अंदर आप बिल्कुल बोल रहे हो, तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, हम इक्वेशंस लेते हैं एज एन, बिल्कुल जो है गिब्स फ्री एनर्जी के कंटेक्स्ट में -RT लॉगरिथम ऑफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और सिमिलरली चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन कंटेक्स्ट ऑफ, बिल्कुल जो है आपके पास जो भी गिवन दिया है, बिल्कुल एक तरह से माइनस एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के कंटेक्स्ट के अंदर, बिल्कुल, ओके। अब इसका मतलब क्या है, दो पार्ट को, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है यहां पे प्रॉपर अरेंज कर लो, यानी कि ये बन जाएगा आपका इक्वल्स टू -RT लॉगरिथम ऑफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली रीअरेंज करो, और रीअरेंज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है इसमें का सिर्फ टी टेम्परेचर, ठीक है। तो रीअरेंज दिस पहले तो, ये आपका बिल्कुल जो एक तरह से बन जाएगा, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, टी को कॉमन निकाल लो, बचेगा आपका -R, सिर्फ आर है, टी तो कॉमन निकाल, ठीक है, एक तरह से। अब इस टी को लो एक साइड में, ये जो मल्टीप्लीकेट में है इधर लेके जाके डिवाइड में हो जाएगा, ओके। एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, और सभी के सभी वैल्यूज जो है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज योर फाइनल एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑलिविन एंड स्पिनेल यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, बिल्कुल। मैं डाटा फिर से थोड़ा सा एक बार ले लेता हूं यहां पे, ओके। सो हमारे पास जो है यहां पर एक तरह से बिल्कुल जो है वैल्यूज फॉर चेंज इन एंथैल्पी और रिएक्शन, बिल्कुल जो है जिसको हमने एक तरह से बिल्कुल जो है किलो जूल का जूल भी कन्वर्ट कर लिया था, विच इज -10.91 का हमने किया था -1091, बिल्कुल जो है डिवाइडेड बाय -3.90 माइनस R 8.314
लॉगरिथमिक ऑफ एक आपका बिल्कुल जो है नेचुरल लॉग ऑफ के डी 3.024, ठीक है, मैं इक्वल्स टू टी इधर लिख देता हूँ। बस इसको सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। -10,910 -3.90 8.314 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3.024, ये लगभग आपका आएगा 1.1066, ठीक है। -10,910 -3.90, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 9.201 -10,910, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन लार्जर का -13.101, और ये आ जाएगा आपका 832.76, और केल्विन के अंदर ही है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हुआ एक तरह से, तो ये केल्विन के अंदर है, इन्हें किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। केल्विन के अंदर ही था ना, केल्विन के अंदर ही रखना पड़ेगा उसको। केल्विन टू डिग्री सेल्सियस यानी कि 832.76 माइनस 273.15, या आएगा लगभग 559.61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक तरह से। ये है हमारा 559.61 डिग्री सेल्सियस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर कर दो, 61 था ये, तो इसको 59 रखा तो भी चलेगा, 59 का 60 कर दो, फिर 560 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल, ठीक है, राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टू द इंटीजर। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जिसके अंदर पूछा है कि द बोर होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैसिव सल्फर डिपॉजिट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पैटर्न गिवन बिलो, इफ द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओर बॉडी इज 30, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जस्ट एवरेज एक तरह से एवरेज दी है, वो है 30 मीटर। द टनेज ऑफ द स्टैंडर्ड शेडेड एरिया, तो ये जो शेडेड एरिया है ट्रायंगुलर, इसका आपको टनेज निकालना है, वो भी मिलियन टन्स के अंदर बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। इसके अलावा आपको बल्क डेंसिटी ऑफ द ओर बॉडी जो है वो गिवन दी है, तो बल्क डेंसिटी गिवन दी है 4400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। आपको एवरेज थिकनेस दी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको जो एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, ये 300 मीटर 300 मीटर 300 मीटर, ठीक है, 300 300 एंड 300 बस। और यही जो एक्चुअली शेडेड रीजन है, इसमें जो भी ओर है उसका टनेज निकालना है आपको कंप्लीटली बिल्कुल। सो टनेज ऑफ shaded region or shaded area can be calculated with the help of volume of that ore in that particular triangular area multiplied by जो भी बल्क डेंसिटी है वो। तो बल्क डेंसिटी तो गिवन ही है ना, 4400, क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है थिकनेस फॉर दैट ट्रायंगुलर। थिकनेस तो पता है हमें, है हमारे पास, कितनी है, 30, एरिया नहीं है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बार सॉरी √3/4 a², √3/4 a² और तीनों के तीनों जो है वो 300 300 300 ही है बिल्कुल। ये लगभग आएगा आपका 1.7320 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय a, तीनों साइड 300 300 ही है, तो 300 का स्क्वायर, ठीक है, एक तरह से ये लगभग आपका आ जाएगा 0.433 मल्टीप्लाइड बाय 300 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 9। ओके, एरिया बिकम 38971.14 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आया, एरिया जैसे कि वैसे यहां पे रख देंगे, ठीक है, एक तरह से 38971.14, ये मीटर स्क्वायर, थिकनेस इज मीटर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से आ गया है। तो 38971.14 मल्टीप्लाइड बाय 30, यह आ जाएगा आपका 1169134.2 मीटर क्यूब के अंदर। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम
यहाँ पे रख दो जैसे कि वैसे 1169134.2, ठीक है। एक तरह से इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, कंप्लीटली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 5.14419 इंटू 10⁹ किलोग्राम के अंदर, बिल्कुल ठीक है, एक तरह से। सो ये है किलोग्राम के अंदर, क्योंकि आपको सब कुछ बिल्कुल जो गिवन अब तक दिया था किलोग्राम के अंदर। आपको चाहिए किसमें, मिलियन टन के अंदर। अब मिलियन टन क्या होता है, जैसे कि एक टन में यानी कि 10⁻³ kg, और एक मिलियन यानी कि 10⁻6 kg। तो मिलियन टन यानी कि 10⁻6 एंड 10⁻³ यानी कि 10⁻9, ये हुआ एक तरह से 10⁻9 इज नथिंग बट 1 मिलियन टन। ओके, तो आपको चाहिए मिलियन टन्स में, तो ये केजी में है 10⁻9। ओके, तो क्या बचेगा, 5.14419 मिलियन टन। राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, 5.14 मिलियन टन, खत्म काम। देखते नेक्स्ट वन और लास्ट वन। ओके, एन एक्वीफर हैज अ सरफेस एरिया, आपको गिवन दिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर विथ नो रिचार्ज, अज्यूमिंग दैट पंपिंग आउट 2 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब, बिल्कुल जो है। अब पंप आउट आपको मीटर क्यूब के अंदर दी है, यानी कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो पंप वाटर वॉल्यूम ही है ये। ग्राउंड वाटर रिजल्टेड इन अ ड्रॉप ऑफ द वाटर टेबल बाय 6 मीटर, तो जो ड्रॉप हुआ है यानी कि हाइट। एक्वीफर हैज अ स्पेसिफिक रिटेंशन, 15% बोलिए या 15/100 बोलिए, उसको बिल्कुल जो है एक तरह से 0.15 बोलिए, कुछ भी बोलिए जो आपको इजी लगता है वो। देन द पोरोसिटी, आपको ईटा निकालना है, यानी कि पोरोसिटी निकालनी है ऑफ एक्वीफर इन परसेंटेज, बिल्कुल जो निकालना है। देखो, स्पेसिफिक रिटेंशन है, आपको बिल्कुल जो है पोरोसिटी दी है, तो वैसे तो पोरोसिटी का रिलेशन विद द स्पेसिफिक रिटेंशन एंड स्पेसिफिक यील्ड सभी को पता है। आपके पास तो स्पेसिफिक रिटेंशन है गिवन, ठीक है, विच इज योर 15%, लेकिन स्पेसिफिक यील्ड नहीं है, ईटा तो आपको निकालना है। तो टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक यील्ड यू कैन से बिल्कुल जो है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है एक तरह से वॉट एवर आपका डिक्लाइनिंग इन डेप्थ है वो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप बोल सकते हो कि वाटर रिलीज डिवाइडेड बाय एक्वीफर वॉल्यूम ट्रेन और मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट डिक्लाइनिंग हाइट। वॉल्यूम है हमारे पास 2 इंटू 10⁻7, एरिया है हमारे पास 100, ठीक है, एक तरह से। सो यहां पर एरिया किलोमीटर के अंदर दिया है, बाकी की चीजें यहां पर मीटर, ये भी मीटर। तो एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका मीटर अगर करोगे तो ये बन जाएगा 10⁸ मीटर स्क्वायर। सब कुछ मीटर में है, इट विल बिकम 10⁸ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। सिंपली सॉल्व कीजिए, ठीक है, 0.0333, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लाइड बाय अगर 100 करते हो, स्पेसिफिक यील्ड है ना, जनरली परसेंटेज के अंदर होता है, तो इट विल बिकम 3.33%। स्पेसिफिक यील्ड अगर 3.3% है, आपका स्पेसिफिक रिटेंशन अगर 15% है, तो दोनों हुए आपके एक तरह से 18.33%, यानी कि आपकी पोरोसिटी परसेंटेज में ही चाहिए थे।